बबुआ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट 2 ऑफ 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड असिम्प्टोटिक। ये वर्ड्स आप लोगों ने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अराउंड बहुत ज्यादा सुना होगा, तो उसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे। वीडियो के शुरू होने में आप लोग स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब वीडियो को पूरा देख ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एल्गोरिथम के हिसाब से। उसके बारे में समझते हैं। हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्शन काउंट फॉर्मूला डिराइव किया था हमारे इंसर्शन सॉर्ट के लिए लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद होगा तो, है ना। हमने फॉर्मूला बनाया था 3n² + 2n + 2, ठीक है ना। और ये भी हमने देखा था कि ये हम तब देख रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट के वर्स्ट केस में ये फॉर्मूला हम डिराइव कर पा रहे हैं कि इतना सारा इंस्ट्रक्शंस लगेगा कोई n इनपुट साइज के लिए उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में। ये हमने समझा था, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा था कि रनिंग टाइम एज n इंक्रीजेस, तो ये हमने एक चार्ट भी बनाया था कि इस फॉर्मूला के लिए अलग अलग n वैल्यूज के लिए वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट का ये सारा हम लोगों ने वैल्यूज लिखा था कि 5 का 87 लग रहा है, 10 का 322 लग रहा है, 25 का 1927 लग रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमने इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करी कि हमने ग्रोथ इंट्यूशन जो हमारा बनाया उसमें हमने समझा कि जैसे हमारा इनपुट जो है जब 100 से जब 1000 जा रहा है तो इनपुट का ग्रोथ कितना हुआ, 10x का हुआ, है ना। मतलब 1000 को डिवाइड कर दीजिए 100 से, है ना, तो कितना आ गया आपका, 10 का ग्रोथ किया है हमने, 10x ग्रोथ किया है हमारे इनपुट को। फिर हमने ये देखा कि जो कॉस्ट जो ग्रो हो रही है वो हो रही है 30202 से 300202, ये वाली, ठीक है ना। तो ये लगभग अगर इसको आप डिवाइड करिएगा इस आउटपुट को उसके ऊपर वाले से, है ना, मतलब इस वाले को 300202 डिवाइड बाय 300202, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो ग्रोथ हो रहा है आउटपुट में, जो हम काम कर रहे हैं इस इंसर्शन सॉर्ट में, जो भी टोटल इंस्ट्रक्शंस है उसका ग्रोथ कितना हो गया, लगभग 100x हो गया, ठीक है। और हमने एक और चीज ऑब्जर्व करी कि व्हेन इनपुट ग्रोज बाय फैक्टर ऑफ k, इन दिस केस 10, जब इनपुट ग्रो किया 10 के फैक्टर से, तो हमने ये देखा कि जो आउटपुट है दैट ग्रोज बाय अ फैक्टर ऑफ k², है ना। आउटपुट ग्रोज बाय फैक्टर ऑफ k²। कैसे k²? क्योंकि अगर इनपुट 10 का ग्रो हुआ तो उस केस में हमने आउटपुट में देखा 100 का ग्रोथ हुआ है, तो 100 क्या हो गया, 100 बेसिकली 10 का स्क्वायर है, तो वहां पे हमें क्या मिला, एक k² का ग्रोथ मिला, ठीक है। ये भी हमने देखा। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट सवाल उस टाइम पे ये पूछा था कि भाई वो द कंप्लीट फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है 3n² + 2n + 2, ग्रोथ तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यहां पे जो ग्रोथ हुई है वो k² की हुई है। इसमें क्या है अतरंगी चीज, वो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, उसी को हम लोग इस वीडियो में डीमिस्टिफाई करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई एक ब्लाह करके ब्ला सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है ना। उसका इंस्ट्रक्शन काउंट फॉर्मूला है 8n² + 10n + 2, ठीक है। ये उसका इंस्ट्रक्शन काउंट का फॉर्मूला है, कोई ब्ला सॉर्ट एल्गोरिथम हमने बनाया है, ठीक है। जैसे इंसर्शन सॉर्ट का 3n² + 2n + 2 किए तो एक ब्ला सॉर्ट का ये इंस्ट्रक्शन काउंट का फॉर्मूला है। उसका भी हमने एक टेबल बनाया जहां पे अलग अलग इनपुट साइज के लिए n के लिए हमने उसका बेसिकली इंस्ट्रक्शन काउंट यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि जब 1000 इनपुट का ले ले n, जब हम 1000 ले ले, ठीक है, तब उसमें जो इंस्ट्रक्शन काउंट का जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा। और जब हम n को 10,000 ले ले तो उस केस में मेरा ये जो इंस्ट्रक्शन काउंट का जो वैल्यू है ये आएगा, ठीक है। फॉर्मूला देखिए ऐसा था 8n² + 10n, कितना था ऊपर, 8n² + 10n + 2, इस टाइप से आपका फॉर्मूला था, ठीक है। ऊपर इंसर्शन सॉर्ट में देखे थे कि 3n² + 2n + 2 ऐसा था। ये फॉर्मूला में तो बड़े बड़े वैल्यूज है, 8 आगे लगा हुआ है, 10 आगे लगा हुआ है, बड़े बड़े वैल्यूज लगे हुए हैं। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, नोटिस हाउ, इसमें जो ऑब्जर्वेशन हम लोग करेंगे, 1000 से 10,000 हमने इनपुट की ग्रोथ करी, तो इनपुट का ग्रोथ कितना हुआ, 10x हुआ, ठीक है। और कॉस्ट जो थी, जो काम जो हम कर रहे थे इंस्ट्रक्शन काउंट, वो कहां से कहां ग्रो किया, वो बेसिकली इस वैल्यू से इस वैल्यू पे ग्रो किया। और ये भी बेसिकली 100x ही ग्रोथ है ना। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यहां पे 8n² ग्रोथ हो गया फिर वैसा हुआ, ग्रोथ यहां पे भी k² ही हुआ। कैसे? क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करिएगा, ठीक है, यहां तो आप डिवाइड कर दिए 10,000 डिवाइड बाय 1000, वो आपको दिया 10x का इनपुट ग्रोथ हुआ है। इसको आप लोग डिवाइड करिए इससे, आपको दिखेगा ये लगभग आपका कुछ इतना ही वैल्यू आ रहा है, कितना, लगभग 100 के अराउंड ही आ रहा है, डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या देखें कि जब यहां पे भी इस केस में भी जब इनपुट ग्रो कर रहा है बाय फैक्टर ऑफ k, द आउटपुट ग्रोस बाय k²।
यहां पे भी ऐसा ही हो रहा है। अब यही चीज को बेसिकली हम ये बताना चाह रहे थे कि थोड़ा सा अलग फॉर्मूला भी लिख देते, 3n² + 2n + 2, तो उसमें आप लोग कह देता कि 3 लगा हुआ है भैया, शायद 8 लगा देते, 100 लगा देते, कुछ और लगा देते, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिखेगा कि तब भी बड़ी n वैल्यूज के लिए आपका ग्रोथ जो है k² ही रहेगा, ठीक है ना। अगेन सेम थिंग, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला जो हम लिखे हैं ऊपर 8n² + 10n + 2 है ना, ये ऐसा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ग्रोथ एग्जैक्ट ग्रोथ हम क्यों नहीं मेजर कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि ये k² का ग्रोथ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। अब इसी चीज को अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। इससे भी पहले एक सवाल हम लोग पूछते हैं, बहुत लोग कहता है, ठीक है, बहुत लोग ये कहता है कि CPP जो है, C++ जो है वो फास्टर है, भैया उसको यूज कर लेते हैं, उसको यूज करने से क्या होगा, हमारा एल्गोरिथम है वो एफिशिएंट हो जाएगा। ये तो एकदम सही बात है, सही, और एक्चुअली ये ट्रू है, C++ आपका जावा से, पाइथन से फास्टर है। पर ये सच में ट्रू है या नहीं, क्योंकि हमें बेसिकली छोटी वैल्यूज और छोटा ग्रोथ के लिए हम उतना ध्यान नहीं दे रहे, हम ये देख रहे हैं कि जहां ग्रोथ बहुत बड़ी हो रही है उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो उसके हिसाब से क्या ये स्टेटमेंट मेक सेंस करता है, CPP इज फास्टर, यूज दैट, एल्गोरिथम एफिशिएंट हो जाएगा, पर क्या ये सच में सच है, उसके बारे में आप समझेंगे, ठीक है ना। तो हमको ऐसा पता है कि पाइथन जो है वो जावा से स्लो रन करता है, ठीक है, और जावा जो है वो CPP से स्लो रन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई हमारा इंस्ट्रक्शन काउंट था 3n² प्लस जो भी 2n + 2 या जो भी ये इंस्ट्रक्शंस काउंट आ रहे थे, ठीक है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, तो होगा क्या कि जावा के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन काउंट आएगा IC जावा, या CPP के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन काउंट आएगा IC CPP, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंस्ट्रक्शन काउंट है ये जावा से कम होगा। तो बढ़िया बात है यार, तो फिर तो C++ में ही सब लोगों को कोड करना चाहिए। लोग पाइथन क्यों सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे हैं, जावा क्यों सीख रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी एक बार चर्चा करते हैं। देखिए, हम आपको एक रियल वर्ल्ड इंट्यूशन देते हैं, हम आपको ये बताए थे पहले भी कि होता क्या है, हम जैसे इनिशियली मान लीजिए कोई अपना एक कंपनी शुरू करता है, ठीक है ना, तो वो कह दिया कि हम पाइथन हम लोग को आता है, मेरी टीम में जांगो लोगों को आता है, या फिर पाइथन ही मेरे टीम वालों को आता है, तो इसलिए हम लोग पाइथन में इसको लिखे हैं। और इनिशियली हम लोग जो भी काम किए थे उससे हम लोग 100 यूजर्स को केटर कर पा रहे थे, 100 यूजर्स को हम लोग केटर कर पा रहे थे। कल क्या हो गया, कल बेसिकली 10,000 यूजर्स आ गए, सडनली से 10,000 यूजर्स आ गए। 100 यूजर्स आज थे और कल 10,000 यूजर्स आ गए, और मान लीजिए यही एल्गोरिथम हम लोग का बेसिकली लिखा हुआ था कि हमारा जो सिस्टम है उसमें ये टाइप का एल्गोरिथम लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो हमें क्या पता है, हमें ऐसा बोला गया कि पाइथन जो है बेसिकली जावा से 2x लोअर है, ठीक है, पाइथन जो है जावा से 2x लोअर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज को काम करने में अगर जावा जो है 100 इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता किसी काम को करने के लिए, तो आपका पाइथन कितना लेता, आपका पाइथन बेसिकली 200 इंस्ट्रक्शंस लेता, 200 यूनिट ऑफ काम, या फिर वैसा सोच लीजिए, है ना, क्योंकि पाइथन जो है आपका 2x लोअर है जावा से। तो जावा अगर 100 इंस्ट्रक्शंस में उस काम को कर देता तो पाइथन आपका 200 इंस्ट्रक्शंस लगता, ठीक है। तो ये एक समझ में आ गया, चलो वैल्यू तो है और उसमें तो कम इंस्ट्रक्शंस लग रहा है जावा में, तो जावा ही यूज कर लेते, पाइथन क्यों किया ये लोग, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे यूजर्स का जो ग्रोथ हुआ, यूजर्स का जो ग्रोथ हुआ वो कितने का हुआ, 100x का हुआ। यूजर्स का जो ग्रोथ हुआ वो कितना हुआ, 100x का हुआ। और ऊपर हम देखे थे कि 3n² + 2n + 2, इस एल्गोरिथम का ग्रोथ हम लोग ऊपर क्या देखे थे, k² देखे थे, k² देखे थे, ठीक है। तो इसका हुआ कि अगर इनपुट का ग्रोथ बेसिकली 100x हुआ है, तो बेसिकली काम का ग्रोथ कितना हो जाएगा, काम का ग्रोथ हो जाएगा बेसिकली 10,000x, इतना बेसिकली काम का ग्रोथ हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा उसको भी थोड़ा फॉर्मूला में डाल डाल के देख लेंगे, कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं कर रहे, ठीक है ना। हमारा जो एल्गोरिथम लिखा हुआ है 3n² + 2n2, इतना ये बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, इसको अगर n में 100 डाले हम लोग, 100 यूजर्स के लिए इसको करें, तो ये वैल्यू हमें देगा 30202 देगा, ठीक है। और अगर हम बेसिकली ये n को, जब 100 यूजर्स था, अब इसको बेसिकली n को 10,000 कर दें, तो ये आपको क्या देगा, ये बोलेगा इतना काम आप लगेगा, ठीक है, इसको करने में, ठीक है, चलो बढ़िया है। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग ये देखें कि जो काम जो है वर्क, अगर इसको डिवाइड कर दें इससे, है ना, क्योंकि हम लोग 10,000 से 100 को डिवाइड किए थे, तब हमें पता था कि 100x का हमारा इनपुट ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और ये काम को डिवाइड कर दे, जब 10,000 यूजर्स के लिए काम ये था और 100 यूजर्स के लिए काम ये था, तो कितना कितना काम का ग्रोथ हुआ है उसके बारे में समझेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, है ना।
तो वो आपको कितना देगा, वो आपको देगा लगभग 993x और 9933x सॉरी, और 9933x आपका लगभग हो गया 10,000x। ये आपका हो गया लगभग 10,000x। हमने देखा कि काम का ग्रोथ हो गया है 10,000x, ठीक है, ये हम लोग डिटरमाइन कर लिया। हम लोग को क्या पता है, पाइथन जो है बेसिकली वो जावा से थोड़ी सी 2x लोअर है, 2x लोअर है, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए कि यहां पे ये 100 यूजर्स का काम करने के लिए पाइथन में उस इंसान को 2 मशीन लग रहा था, ठीक है, 2 सर्वर लग रहा था। 2 सर्वर में बेसिकली वो 100 यूजर्स को कैटर कर पा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेसिकली वो जावा में करता वो काम पहले, है ना, जावा में वो काम करता पहले, तो उसको कितना मशीन लगता, वो एक मशीन में सारा काम कर लेता, एक मशीन में सारा काम कर लेता, ठीक है। अभी यहां पे देखिए कि अगर उसको इतना काम करने के लिए 2 मशीन लग रहा है, 2 मशीन लग रहा है, तो इतना काम करने के लिए कितना मशीन लगेगा, है ना। तो इतना काम करने के लिए आपको कितना मशीन लगता है, वो लोग आप लोग ऐसे बेसिक एप्टीट्यूड क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, ये काम है, इसके लिए हमको पता करना है, ये मान लीजिए वर्क ऑफ 10,000 यूजर्स, इसमें हमको पता करना है कि कितना मशीन लगेगा। हमको ये पता है कि वर्क डिफाइंड बाय वर्क डन बाय 100, वर्क डन फॉर 100 यूजर्स, इसके लिए 2 मशीन लग रहा है, तो इसके लिए कितना लगेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 इंटू डब्ल्यू ऑफ 10,000 डिवाइड बाय डब्ल्यू ऑफ 100, तो ये और ये डिवाइड बाय कितना, ये तो 10,000 का ग्रोथ है, तो हमको पता ही है, तो हम लोग कितना लग जाएगा, लगभग 20,000 मशीन्स लग जाएगा, लगभग 20,000 मशीन्स लग जाएगा, है ना। तो अब हम जावा की अगर बात करें तो जावा कहता है कि जावा है ना बेसिकली पाइथन से 2x फास्टर है, ठीक है, 2x फास्टर है ना। तो अगर जावा 2x फास्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये काम करने के लिए कितना मशीन लगेगा, ये काम करने के लिए हमें लगेगा 10,000 मशीन, है ना। तो हमने ये देखे कि जावा में इस काम को करने के लिए हमें कितना लगता, 10,000 मशीन लगता, ठीक है, जावा में 10,000 मशीन लगता, पाइथन में आपको 20,000 मशीन्स लगता। तो आप लोग कहेंगे भैया 10,000 मशीन्स तो बहुत होता है, 10,000 मशीन्स तो बहुत होता है, तो हमें तो इसे जावा में ही लिखना चाहिए था, है ना। लेकिन 10,000 मशीन क्यों लगा, 10,000 मशीन इसीलिए लगा क्योंकि आपका एल्गोरिथम का जो इंस्ट्रक्शन काउंट था वो ये था 3n² + 2n + 2, जिसका बेसिकली k² का ग्रोथ है आउटपुट का, ये हम लोग देखे हैं ऊपर, है ना। मान लीजिए कि आप पे आउटपुट का k ग्रोथ होता, ठीक है, आप पे आउटपुट का k ग्रोथ होता, मतलब कि अगर मान लीजिए ये जो हम इंस्ट्रक्शन सॉर्ट लिखे थे इसका बेसिकली 3n आपको लगता टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट, है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 3n जो है वो मेरा इंस्ट्रक्शन काउंट का फॉर्मूला हम लोग बनाए हैं, ठीक है। तो जब n = 100 है या फिर n = 1000 है मान लीजिए, ठीक है, तो 1000 यूजर्स को हम लोग केटर कर रहे हैं, तो 3000 बेसिकली आपका क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन काउंट हो गया, है ना। 3000 आपका इंस्ट्रक्शन काउंट हो गया। जब आपका n जो है बेसिकली 10,000 हो जाता, या फिर उधर क्या दिया था, वहां पे 100 दिया था, राइट, तो 100 ले लेते हैं ना, तो 100 यूजर्स ले लेते हैं और फिर 100 से हम लोग 10,000 पे जाएंगे, ठीक है। और 100 यूजर्स के लिए अगर 3n हमारा फॉर्मूला होता है इंस्ट्रक्शन काउंट का, तो 300 इंस्ट्रक्शंस हमें लगता है इसको एग्जीक्यूट करने में। मान लीजिए 300 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन में 1 मशीन लग रहा है ना। तो जावा में कितना लगेगा, पाइथन में 2 मशीन लग रहा है, तो जावा में कितना लगेगा, क्योंकि पाइथन 2x लोअर है तो जावा में 1 मशीन लगेगा, ठीक है। अब 10,000 यूजर्स की बात करते हैं, है ना, 10,000 यूजर्स की बात करते हैं। तो अगर n = 10,000 है तो कितना हो जाएगा, ये 3n, तो ये आपका हो जाएगा 30,000 इंस्ट्रक्शन काउंट लगेगा, है ना। पाइथन में कितना लगेगा, पाइथन में आपको लगेगा क्योंकि 300 से 100 का ग्रोथ हुआ है, तो 100 का ग्रोथ हुआ है तो 200 मशीन आपको लगेगी, ठीक है, 200 मशीन आपको लगेगी। और जावा में कितनी लगेगी, जावा में आपको 100 मशीन लगेगी, ठीक है। अब यहां पे कितना डिफरेंस हो गया, यहां पे 100 मशीन्स का डिफरेंस हो गया, 100 मशीन्स का डिफरेंस हो। मान लीजिए एक मशीन जो है आपकी 1,000 रुपया या 2,000 रुपया कॉस्ट करती है पर मंथ, है ना। तो 100 मशीन्स का कितना हो गया, 1 लाख रुपीज कॉस्ट हो गया पर मंथ। पर एम्प्लॉइज भी तो महंगे आते हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि अच्छा डेवलपर जावा का या सीपीपी का जो एकदम हार्डकोर बैकएंड लिख सके या कुछ कर सके, वो बेसिकली महीने का 6 लाख रुपए लेता हो। और पाइथन का जो डेवलपर है उसको तो क्या ही देंगे, पाइथन तो क्या ही लैंग्वेज है, तो उसको हम लोग कितना दे दिया, 50,000 रुपया महीना दे दिए,
इस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। और ये भी सुने हैं कि यार पाइथन में जांगो का सपोर्ट बहुत अच्छा है, ये सब भी सुने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने एल्गोरिथम को अच्छा कर दें, अगर हम अपने एल्गोरिथम को अच्छा कर दें, तो ये मशीन्स का जो ग्रोथ है, कितना मशीन्स मेरे को पाइथन में चाहिए था या जावा में चाहिए था, वो उतना मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एल्गोरिथम का जो ग्रोथ है, एल्गोरिथम का जो ग्रोथ है, अगर वो बहुत बड़ा टर्म है, क्वाड्रेटिक ग्रोथ है या फिर के स्क्वायर ग्रोथ है या फिर के क्यूब ग्रोथ है, तो वो बेसिकली बाकी सारा चीज को डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। और ग्रोथ ही जो है, एल्गोरिथम का जो ग्रोथ ही है, यही सब ये सारा चीज मीन करता है। अगर आप अच्छा एल्गोरिथम लिख देते हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि पाइथन में लिखें या जावा में लिखें या सीपीपी में लिखें, तो उसमें बेसिकली इतना डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा, उतना डिफरेंस हमको नहीं मिलेगा। तो ये चीज पे थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो अगर आपको कोई कहता है कि सीपीपी में कोड कर ले, वो फास्ट है, तो ऐसा मतलब जरूरी नहीं है। अगर आप एक अच्छा एल्गोरिथम लिख देते हैं, अगर आप एक अच्छा एल्गोरिथम लिख देते हैं जिसका बेसिकली इंस्ट्रक्शन काउंट का जो फॉर्मूला, क्योंकि अभी तक हम लोग यही समझे इंस्ट्रक्शन काउंट का फॉर्मूला डिराइव करना, ये अगर बहुत अच्छा है, मतलब लीनियर का इसका ग्रोथ है, के का ग्रोथ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,00,000 यूजर्स को हमको केटर करना होगा तो कितना, बेसिकली हमको 1000 मशीन्स और चाहिए होगा, 1000 मशीन्स और चाहिए होगा। और एक मशीन का दाम अगर 1000 रुपया है महीने का, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 × 10 लाख रुपए में अपना काम थोड़ा सा कर सकते हैं। अब 1,00,000 यूजर्स है, तो 1,00,000 यूजर्स है मतलब आपका रेवेन्यू भी बहुत सारा होगा, आपके एम्प्लॉयज भी बहुत सारे होंगे। और अगर मान लीजिए आप लोग को 1,00,000 यूजर को केटर करने के लिए 100 हार्डकोर सीपीपी डेवलपर्स चाहिए, और एक हार्डकोर सीपीपी बैकएंड का डेवलपर 10 लाख रुपए लेता है, तो इसको देखिए कितना हो गया, 1 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए आपको सैलरी में देना पड़ रहा है खाली एक हार्डकोर सीपीपी बैकएंड डेवलपर को ढूंढने के लिए। इसीलिए सीपीपी के बैकएंड डेवलपर बहुत कम है ना, और जो है वो बहुत ही रेयर है, और वो उतना फास्ट बैकएंड नहीं लिख पाते, क्योंकि जावा में, पाइथन में बैकएंड के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। इवन तो ये लोग स्लो है सीपीपी पे, लेकिन इनको पता है कि एक अच्छा एल्गोरिथम लिख देंगे और बेसिकली जो मशीन्स का कॉस्ट जो हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है सीपीपी यूज करने से या जावा यूज करने से, ये कॉस्ट ये लोग बचा लेंगे। तो ये है मेन फंडा, कि अगर आपको कोई पूछे कि सीपीपी फास्ट है उसको यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, दैट इज नॉट रियली ट्रू। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। तो एंड ऑफ द डे एल्गोरिथम का जो ग्रोथ है, एल्गोरिथम का जो ग्रोथ है एंड ऑफ द डे ये ही डोमिनेट करता है हर चीज को। बाकी चीज है बेसिकली वो इतने फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और ग्रोथ ऑफ द एल्गोरिथम ही है जो सारी चीज का मायने रखता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब इतना समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक फंडा है फंक्शंस एंड देयर ग्रोथ, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था इंसर्शन सॉर्ट का, विच इज 3n² + 2n + 2। ठीक है, हमने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि ये क्या है, हमने बस ये बोला कि इंस्ट्रक्शंस काउंट इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस में ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब हम लोग सोचते हैं कि यार ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ना और फॉर्मलाइज करने के लिए, अब मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए इसको थोड़ा सा कुछ फंडे बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा फंक्शंस का पढ़ाई करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। एंड फंक्शंस, व्हाई डू वी यूज फंक्शंस इन एल्गोरिथम एनालिसिस, इसके बारे में बात करते हैं। एल्गोरिथम्स बिहेव डिफरेंटली एज इनपुट साइज इंक्रीजेस। ठीक है ना, तो हमने देखा था, एक हमने बनाया था एल्गोरिथम ऊपर ब्लास्ट सॉर्ट, जिसमें 8n² + 10n + 2 ऐसा था। ठीक है, और फिर मान लीजिए कोई एक नया बच्चा आया, वो बना दिया 6n³ + 4n², ऐसे करके एक सॉर्ट फार्मूला वो बनाया। ठीक है, अलग अलग लोग अपना अपना सॉर्टिंग फार्मूला बना रहे हैं। तो हम लोग को पता है क्या होता है कि जैसे जैसे इनपुट साइज बड़ा होगा, जैसे जैसे इनपुट साइज बड़ा होगा, ये एल्गोरिथम्स भी अलग अलग बिहेव करेंगे, इनका इंस्ट्रक्शंस काउंट अलग अलग आएगा, ये लोग अलग अलग इनका बिहेवियर होगा। हमें क्या चाहिए, हमें एक मैथमेटिकल वे चाहिए टू डिस्क्राइब दिस बिहेवियर, कि ये बिहेवियर है क्या, इसका इंस्ट्रक्शन काउंट, इसका इंस्ट्रक्शन काउंट, इसका इंस्ट्रक्शन काउंट, इनका अलग बिहेवियर है। कोई फास्ट, कोई बहुत जिसका वर्क है जिसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, जिसमें कॉस्ट कुछ थोड़ा सा कम लग रहा है, इसमें भी कॉस्ट कम लग रहा है, और कुछ है मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन जो 3n का हम लोग बनाए हैं, ये तो और भी कम लग रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक मैथमेटिकल वे चाहिए इसको डिस्क्राइब करने का। ठीक है, एल्गोरिथम का जो परफॉर्मेंस होता है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फंक्शंस ऑफ इनपुट साइज n। अब ये बहुत सिंपल सी बात होगी, हमने ये फॉर्मूला लिखा था 3n² + 2n + 2 इंसर्शन सॉर्ट का। तो हम कह सकते हैं कि गिवन n इन n इनपुट, n साइज का एक इनपुट हमें दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ये कह रहा है कि आपको इंसर्शन सॉर्ट को वर्स्ट केस में रन करने का इतना आपको कॉस्ट लगेगा।
फॉर अ इनपुट साइज n। तो यही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक f ऑफ n एक फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली f ऑफ n ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंसर्शन सॉर्ट को वर्स्ट केस में रन करने का जो भी कॉस्ट लगेगा वो f ऑफ n से डिटरमाइन होगा, और वो क्या है 3n² + 2n + 2। ठीक है, अब फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन कुछ नहीं होता है, एक फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह होता है, एक ब्लैक बॉक्स होता है। ठीक है, वो एक इनपुट लेता है और वो एक आउटपुट लेता है। ठीक है, मान लीजिए चाय बनानी है, तो चाय बनाने का हम लोगों ने क्या, ये कॉफ़ी की कोई मशीन है, ठीक है ना। तो कॉफ़ी की मशीन में क्या क्या चाहिए, उसको बीन्स चाहिए, कॉफ़ी के बीन्स चाहिए, उसको मिल्क चाहिए, ऐसे करके वो इनपुट होगा। और ये आउटपुट में हमें क्या दे रहा है, आउटपुट में हमें कॉफ़ी बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन बेसिकली इसका इनपुट क्या हो गया, ये हो गया, मतलब कॉफ़ी बीन्स और बेसिकली मिल्क, और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये हमें बेसिकली कॉफ़ी बना के देगा, है ना। तो ये बेसिकली आपका ये फंक्शन हो गया, ये बॉक्स। अभी ब्लैक बॉक्स के बारे में हमें जानने का उतना जरूरत नहीं होता फंक्शंस में, तो होता क्या है उसको थोड़ा डिटरमाइन करते हैं, उसको बताते हैं। तो इन एल्गोरिथम के वे में हमें n जो है इनपुट साइज दिया होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या कहेगा, फंक्शन ये कहेगा कि हम बेसिकली मेरा आउटपुट क्या है, f ऑफ n है, और ये f फंक्शन क्या है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन काउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें क्या है, हमें बेसिकली मशीन कैसे काम कर रही है अंदर में उतना उसका जानने का जरूरत नहीं होता है। हमें बस ये होता है कि क्या अंदर गया और क्या बाहर आया, है ना। हम तो देखे थे ऊपर n और जो भी उसका आउटपुट आ रहा था अलग अलग, राइट। और उससे हम लोग पता कर पाए थे ना कि आउटपुट का ग्रोथ क्या है, आउटपुट का ग्रोथ क्या है। अंदर एकदम वो झांक के जरूरत थोड़ी था कि 3n² + 2n + 2 उसका फॉर्मूला था। वो तो बस उसको बोल देते कि भाई हम तुमको ये इनपुट दिए, तुम हमको आउटपुट बताओ, तुम हमको ये इनपुट दिया, फिर आउटपुट बताओ, फिर हम n को बड़ा किए, फिर आउटपुट बताओ, और ऐसे बड़ा n के लिए फिर हम लोग ये डिटरमाइन करके दो आउटपुट पे कि भाई उस आउटपुट का ग्रोथ क्या हो रहा है, गिवन कि इनपुट का ग्रोथ 10x है। बस हम लोग को फंक्शन के बारे में इतना जानने का थोड़ी जरूरत है ना। और ये बेसिकली जनरली होता भी है लाइफ में भी, कि आप लोग किसी का कोई एपीआई यूज कर रहे होंगे, है ना, या फिर आप लोग किसी का बैकएंड कुछ यूज कर रहे होंगे जिसको आप लोग कोड दिए हैं, और बेसिकली ये क्या करता है, सिंटैक्स चेक करता है कि आपका कोड का सिंटैक्स सही है कि नहीं, है ना। तो इसका इनपुट क्या हो गया, कोड हो गया, इसका आउटपुट क्या हो गया, सिंटैक्स चेक कर, ये आपको बता देगा ये उसका बैकएंड कि आपका ये सिंटैक्स सही से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब आपको थोड़ी जानने का जरूरत है कि ये कैसे पूरा एकदम मतलब ट्री व्री बनाता है, AST वेएसटी क्या क्या करता है, बहुत सारा हजार चीज करता होगा, वो तो अपना पूरा कंपनी बना लिया उसके अराउंड। लेकिन आपको वो जानने का जरूरत नहीं, आप बस इसमें इंटरेस्टेड है कि इनपुट क्या जा रहा है और आउटपुट क्या जा रहा है। हर चीज जानने की जरूरत नहीं होती, ये बेसिकली फंक्शंस आपको कहता है। चलिए, अब इतना समझ गए तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से कुछ फंक्शंस बनाते हैं और उसके बारे में समझते हैं। तो हम लोग क्या किए, एक फंक्शंस बना लिए f ऑफ n = n²। अब इसका इनपुट क्या होगा, n होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, n² होगा, n × n। और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इनपुट हमारा n है और ये हमारा फंक्शन है, और आउटपुट है हमारा f ऑफ n मतलब n × n, n²। तो हम लोग क्या करेंगे, ये n का अलग अलग वैल्यूज बना लेते हैं। हम लोग ये इस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फंक्शंस जो हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, ये जो फंक्शंस जो होता है, ये बेसिकली एल्गोरिथमिक एनालिसिस करने में हम लोग को बहुत हेल्प करेगा। तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो n मान लीजिए 0 है, तो n² का वैल्यू यहाँ पे अलग अलग हम लोग डाल दिए, है ना। तो यहाँ पे हम देखें कि 4 पे 16 हो गया था, 5 पे 25 हो गया, तो जो ग्रोथ थी बेसिकली यहाँ पे एक नंबर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे 7 का नंबर का बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे 9 नंबर का बढ़ोतरी हुआ है ना। तो थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस करते हैं इसके ऊपर। तो ऑब्जर्वेशंस हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे इनपुट मेरा बढ़ रहा है, आउटपुट मेरा और जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है। ये एक चीज हम देखें n² फंक्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोग का ये पॉइंट हो गया कि यार यहाँ पे अगर हम लोग 1 नंबर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे 7 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 1 बढ़ा रहे हैं तो 9 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रोथ है ये लीनियर नहीं है, ग्रोथ जो है लीनियर नहीं। ग्रोथ लीनियर तब होती जब यहाँ पे हम 1 बढ़ाते हैं और मान लीजिए यहाँ पे इससे 4 बढ़ा, तो ये बेसिकली 13 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 1 बढ़ाए, तो लीनियर का मतलब कि 9 से 4 बढ़ाए थे तो 13 से बेसिकली ये 17 होना चाहिए था, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये बेसिकली कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पे 3 से 4 बढ़ा, 1 का बढ़ा है तो यहाँ पे 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 का बढ़ा है तो यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। तो ये जो ग्रोथ है, आउटपुट की जो ग्रोथ है वो बेसिकली लीनियर नहीं है, ठीक है। चलिए, अब ये आपको समझ में आ गया, तो एक और करते हैं। अब चर्चा करते हैं कि अगर 2 फंक्शंस हमारे पास होते, ठीक है, एक मान लीजिए एक n² फंक्शन होता, एक n³ होता, और ये टेबल बना के या फिर ये फंक्शंस का यूज करके हम इन फंक्शंस को इनको बेसिकली कंपेयर कर सकते हैं आपस में, ठीक है। हम लोगों ने ऊपर क्या देखा कि केवल n² के लिए हम लोगों ने अलग अलग वैल्यूज में ये सारा ऑब्जर्वेशन किया, है ना, एक फंक्शन के लिए।
अब हम अगर दो फंक्शन का साथ में वैल्यूज प्लॉट करें तो क्या उन दोनों को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया n स्क्वायर और एक बना दिया हमने n क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि देखिए यहाँ पे ये n का 0 1 2 3 4 5, फिर n स्क्वायर का ये सब वैल्यू 0 1 4 9 16 25 0 1 8 27 64 125 ऐसे करके वैल्यूज हमने प्लॉट कर दी। अब इनके बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, स्मॉल n के लिए ये वैल्यूज जो है मतलब पास ही है, कहाँ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 0 था और ये भी 0 था, फिर इसके लिए 1 था, इसका ये 1 था, मतलब सेम ही चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई वो होता बच्चा जिसको पता नहीं होता कि यार जनरली एल्गोरिथम को कंपेयर तब किया जाता है जब n का वैल्यू बहुत बड़ा, वो वैसा नहीं सोचता, वो बस 0 तक ही देखता, तो बोलता है कि n स्क्वायर वाला एल्गोरिथम और n क्यूब वाला एल्गोरिथम एकदम दोनों बराबर है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, आप लोग तब तेज हो गए हैं, आप लोग को पता है कि n का वैल्यूज जब बड़ा होने लगता है तो हमारा जो काम है वो काम का ग्रोथ कैसे हो रहा है उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो यही चीज जैसे जैसे स्मॉल वैल्यूज के लिए हमने क्या देखा कि वैल्यूज पास में ही दिख रही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग n को बढ़ाएंगे, n का वैल्यू बड़ा करेंगे, यहाँ पे तो 5 ही की है अभी तक, 5 ही यूजर होता है सिस्टम में, कम से कम लाख होता है, कम से कम 10 लाख होता है, ऐसे यूजर्स होता है ना। तो हम लोग क्या देखें कि इस केस में यहाँ पे अभी n स्क्वायर वाला 25 तक पहुंचा, लेकिन n क्यूब वाला 5 यूजर्स के लिए भी 125 तक पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि n स्क्वायर और n क्यूब में n क्यूब जो है ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ये चीज हम लोग देखें। तो कहने का मतलब ये है कि लार्ज जैसे जैसे n बढ़ेगा, n क्यूब जो है ये एक्सप्लोड करेगा मच फास्टर देन n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शंस के डेफिनेशन जो भी हम समझ रहे हैं, इससे बेसिकली दो फंक्शंस को कंपेयर भी हम लोग काइंड ऑफ कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज लगा के, ठीक है। तो ये एक चर्चा हो गई। अब ग्रो फास्टर का मतलब क्या होता है उसके बारे में एक फाइनल एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्रोज फास्टर, ठीक है, n का वैल्यूज जैसे बढ़ रहा है आपका फंक्शन जो है कैसे ग्रो कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अ फंक्शन ग्रोज फास्टर इफ इट्स आउटपुट इंक्रीजेस मोर रैपिडली, है ना। हमारे पास एक फंक्शन था n स्क्वायर, हमारे पास एक फंक्शन था n क्यूब, है ना। तो फंक्शन ये वाला फंक्शन पे हमने देखा कि जैसे जैसे हमारा n बढ़ रहा है ये जो है ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है कंपेयर टू n स्क्वायर। n स्क्वायर भी ग्रो कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है। इनपुट में 1 बढ़ाए थे तो उसमें 7 का बढ़ रहा था, 9 का बढ़ रहा था, अलग अलग बढ़ रहा था, लीनियर ग्रोथ नहीं था, तो ग्रो कर रहा था फास्ट। लेकिन n क्यूब तो है भैया, वो तो अलग है, फूट रहा है, अलग ही बढ़ रहा है जैसे जैसे हम n बढ़ा रहे हैं। तो ये होता है ग्रो फास्टर का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन जिसका मान लीजिए n क्यूब फॉर्मूला है वो बेसिकली इज ग्रोइंग फास्टर देन दिस गाय n स्क्वायर, ये हम लोग बोल पा रहे हैं, है ना। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जो हम एनालिसिस टूल्स के बारे में बात करेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा काम आएगा। चलिए, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऊपर भी हमने देखा कि अलग अलग जैसे एल्गोरिथम हमारा क्या था, एल्गोरिथम हमारा n स्क्वायर था, है ना, 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। इसके लिए मतलब अगर हम लोगों ने 1 लाख यूजर्स भी लगा दिए थे और जावा पाइथन जो भी हम बात कर रहे हैं ना, तो उसमें बेसिकली 10,000 मशीन लग रहा था, इसमें 20,000 मशीन लग रहा था। अब वही कह दो कि वहां पे 3n स्क्वायर एल्गोरिथम है, 3n स्क्वायर एल्गोरिथम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3n क्यूब एल्गोरिथम है कि इंसर्शन सॉर्ट का कोई n स्क्वायर तक भी नहीं ला पाया, n क्यूब ही ला पा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n क्यूब में लगभग ये अगर आपको 1 लाख मशीन्स लग रहा होगा जावा में, तो पाइथन में आपको 2 लाख मशीन लगेगा। अब क्योंकि ये एल्गोरिथम की ग्रोथ इतनी गंदी थी, इतनी फास्ट ग्रोथ थी, मशीन्स में भी लाख मशीन्स ज्यादा लग रहा है 1 लाख यूजर्स के लिए। अब डिफरेंस जो है बिजनेस में भी इंपैक्ट आने लगेगा कि यार अब तो मतलब 10 ही एम्प्लॉइज है या 100 ही एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी 1 लाख रुपया महीना है ना, और सबको पाइथन आता है। तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा एल्गोरिथम है आपका तो हाँ ठीक है भाई, फिर जावा वाले ढूंढने की नीड है हम लोग को, क्योंकि अब मशीन्स का नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका एल्गोरिथम कितना फास्ट ग्रो करता है वो ही सारा चीज डोमिनेट करता है। ग्रोथ ऑफ द एल्गोरिथम डोमिनेट्स एवरीथिंग एल्स, ये बारे में आपको समझना है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे फास्ट ग्रोथ करेगा आपका एल्गोरिथम, जितना फास्ट करेगा उतनी ज्यादा स्केलेबिलिटी आपकी खराब हो जाएगी। ऑब्वियस है, इंस्ट्रक्शंस बहुत लगेंगे, मशीन्स बहुत सारी लगने लगेगी, पैसा लगने लगेगा, बिजनेस को इंपैक्ट होगा, बाकी चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, इसको ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करेंगे, कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे, फिर सारे मशीन्स में इसको डालेंगे, इस एल्गोरिथम को, सबको बदलेंगे, ये करेंगे, यूजर्स का एक्सपीरियंस इंपैक्ट होगा। बेसिकली स्केलेबिलिटी जो है वो आपकी वर्स होने लगेगी।
फास्टर ग्रोथ का मतलब है कि एल्गोरिथम का जो है n स्क्वायर n क्यूब इस टाइप से कोई एल्गोरिथम है, ठीक है, तो वो बात हो गया। चलिए अब एक चीज के बारे में बात करते हैं कि n जो होता है आपका, ठीक है ना, ये n नेगेटिव भी तो हो सकता है, -100 हो सकता है। अरे नहीं ना यार, कि इंसर्शन सॉर्ट में अगर आप एलिमेंट्स डाले हैं सॉर्ट करने के लिए, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? कोई नेगेटिव 5 एलिमेंट होता है क्या? बट नेगेटिव 5 एलिमेंट कुछ नहीं होता है। 5 एलिमेंट होता है, 10 एलिमेंट में इंसर्शन सॉर्ट रन होता है, 100 एलिमेंट में इंसर्शन सॉर्ट होता है। यूजर्स का भी नेगेटिव होगा, स्वभाव से नहीं बोल रहे, बिहेवियर से नहीं बोल रहे, लेकिन इन जनरल नेगेटिव होता है क्या? -5 यूजर्स का मतलब क्या हुआ? उल्टा हुआ है, सर्प से खड़ा है, ऐसा थोड़ी होता है। पॉजिटिव का मतलब है कि पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव एलिमेंट एक कुछ नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट्स है हमारे पास, तो इसीलिए इनपुट साइज जो होता है वो कैन नॉट बी नेगेटिव। एल्गोरिथम्स डोंट रन ऑन -5 एलिमेंट्स, और इसका मतलब यही हुआ कि हम फंक्शंस को भी कंपेयर करते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ तो वैलिड इनपुट होना चाहिए, या तो इनपुट नहीं होगा या फिर यूजर नहीं होगा। एक कमरा में -5 यूजर्स थोड़ी होता है, एक कमरा में 0 यूजर्स होता है मिनिमम, या फिर 0 से ज्यादा यूजर्स होगा, ये होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई बोले कि क्यों नॉन नेगेटिव इनपुट्स ही हम लोग लेते हैं, तो उसके बारे में आप लोग इस तरीके से बात करिएगा। चलिए अब हम लोग फंक्शन के बारे में काफी ज्यादा समझ गए, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि इस एफ ऑफ एन फंक्शन को इंसर्शन सॉर्ट से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या हो गया? 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंस्ट्रक्शन काउंट का फॉर्मूला है फॉर द इंसर्शन सॉर्ट विद द वर्स्ट केस, ये बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ n वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, जो कि जिस पर हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम रन कर रहे हैं, ठीक है। और बेसिकली ये है ना, ये फंक्शन जो है और ये जो चीज है, ये बेसिकली मॉडल कर रहा है कि जो काम जो है कैसे इंक्रीज करेगा विद इनपुट साइज। और हम लोग ये भी देखे, बहुत सारा चीज देखे कि हम फंक्शंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। एक f1 फंक्शन है, एक f2 फंक्शन है, एक f3 फंक्शन है, इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर इन सारों को हम लोग ऐसे मॉडल कर ले कि ये सारे एज फंक्शंस हैं, तो इनका कंपैरिजन भी हमें मिल जाएगा। एंड ऑफ द डे तो हम यही चाहते हैं ना कि अलग अलग एल्गोरिथम्स को कंपेयर करके ये बता पाए कि कौन सा एल्गोरिथम एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिथम कम एफिशिएंट है, कौन सा एल्गोरिथम एकदम ही बेकार है, उसको रद्दी में फेंक देना चाहिए। यही तो हम चाहते हैं एंड में। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब से जब भी हम बेसिकली कोई भी एल्गोरिथम को उसका इंस्ट्रक्शन काउंट या कुछ भी डिराइव करेंगे, तो उसको एज अ फंक्शन मॉडल करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा करी थी कि क्यों हम लोग केवल ग्रोथ पे फोकस करते हैं और एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस काउंट पे फोकस क्यों नहीं करते, ठीक है ना। तो वो इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि मशीन में बहुत सारा चीज चल रहा होगा, कोई अलग अलग टास्क चला रहा होगा, कोई फोटोशॉप चला रहा होगा, कुछ चला रहा होगा, तो उस केस में मेरे जो भी ये एल्गोरिथम है उसको बेसिकली ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लग रहे होंगे, है ना। तो वो भी हम लोगों ने चर्चा करी थी। लेकिन ये ग्रोथ का जो पैटर्न है, कि ग्रोथ का जो पैटर्न है जो हम लोगों ने इंसर्शन सॉर्ट में देखा, ये 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 में, कि इसका ग्रोथ बेसिकली k स्क्वायर का है, जैसे जैसे n बढ़ रहा है। और होगा क्या कि कोई भी मशीन में आप रन कर लीजिए, ये जो ग्रोथ का पैटर्न है k स्क्वायर, ये हमेशा सेम ही रहेगा। और ये अगर एक एल्गोरिथम के लिए a1 के लिए सेम है, ये अगर इसका ग्रोथ k स्क्वायर है, a2 एल्गोरिथम का ग्रोथ k क्यूब है, a3 एल्गोरिथम का ग्रोथ k है, अगर ये सारी मशीन्स के लिए सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग एक यूनिफॉर्म सिस्टम मेथोडोलॉजी डिफाइन कर पाए जहां पे हम इन एल्गोरिथम्स को कंपेयर कर सके, इनको कंपेयर कर सके। किसमें भी लिखा हो, पाइथन, जावा, सीपीपी, लेकिन ये जो है ये आपको एक मेथड देगा कि आप इरेस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मशीन जिसमें चला रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपका मशीन कितना महंगा है, सस्ता है, ये आपको ये बताएगा कि आपके एल्गोरिथम का ग्रोथ कैसा है और ग्रोथ का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये आपको बताएगा। प्रिसीजन से हमें इतना मैटर नहीं करता। हो सकता है कि इनिशियल 100 यूजर्स को रन करने के लिए आप बॉस ने एक मशीन लिया हो और एकदम सुपर कंप्यूटर है, 100 यूजर्स के लिए बढ़िया से ग्रो कर रहा है, 1000 के लिए भी बढ़िया से कर रहा है, 10,000 के लिए भी बढ़िया से कर रहा है। लेकिन आप लोग अगर ये ग्रोथ का ट्रेंड नहीं बता पाएंगे, तो आप लोग को नहीं पता कि सुपर कंप्यूटर में कब ये एल्गोरिथम जो हमारा चल रहा है ये फटेगा, ये नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए हमें ग्रोथ का ट्रेंड जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। और ऐसा भी है कि जैसे ये जो है k स्क्वायर वाला या k क्यूब वाला या k वाला, इससे आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन जो है फास्ट ग्रो करेगा। समझाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली n क्यूब काम हर दिन करते हैं ना। n क्यूब का मतलब हो गया कि उनका अपना एक फॉर्मूला वो लोग बना रखे हैं, 5n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 3, है ना। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बेसिकली n स्क्वायर काम करते हैं, तो ऐसा मतलब 3n स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ करके कर रहे हैं, है ना। तो होगा क्या, इसमें ग्रोथ ट्रेंड के बारे में अगर हम सोचें, तो अगर इसका आप लोग अलग अलग वैल्यूज डिराइव करिएगा, तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो ग्रोथ ट्रेंड है, इसका ग्रोथ ट्रेंड k क्यूब होगा,
ठीक है। और इस एल्गोरिथम का मान लीजिए 3n² + 2n + 2 ही था, इसका ग्रोथ ट्रेंड क्या होगा, इसका ग्रोथ ट्रेंड आपका k² होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स n³ काम हर दिन करते हैं या फिर ऐसा कुछ काम हर दिन करते हैं, f(n) डिफाइंड बाय दिस 5n³ + 2n² + 3, ये लोग है ना विल बी फार अहेड ऑफ स्टूडेंट्स हु वर्क n² एवरी डे। क्यों? क्योंकि इनका ग्रोथ जो है k³ का है और आपका ये जो बाकी बच्चे जो है उनका ग्रोथ क्या है, k² का, है ना। और आपको क्या पता है कि k³ जो है k² से बहुत जल्दी फटता है, ज्यादा जल्दी फटता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट्स बहुत आगे चले गए होंगे कुछ दिनों के बाद, क्योंकि जो है हम लोग छोटा n के लिए बात नहीं कर रहे हैं। 0 डे में आप लोग दोनों सेम होगा 0 0, 1 डे में भी दोनों सेम होगा 1 1, जैसे 2 होगा दूसरे दिन ये कितना कर रहा है, ये 8 काम कर रहा है और आप लोग कितना कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तीसरे दिन ये कितना कर लेगा, तीसरे दिन ये कर लेगा 3 3 9 27, आप लोग कितना कर लेंगे 16। कितना जल्दी फट रहा है ये, 4 के लिए 64 और ये 9 और ये कितना हो जाएगा 16, और देखिए कितना आगे बढ़ गया, ये 64 पे पहुंच गया और हम लोग अभी 16 पे ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ग्रोथ के ट्रेंड से हम लोग कंपेयर भी नहीं कर पा रहे हैं कि कौन ज़्यादा जल्दी या फिर किस में ज़्यादा फास्टर ग्रोथ होगा, वो भी हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब फ़ायदा है ये सारा चीज़ सीखने का, और अल्टीमेटली यही चीज़ आपको लेके जाता है वो टूल्स जो बेसिकली अलग अलग जो फॉर्मूलाज हम लोग देखते हैं, थीटा, बिग ओ, ओमेगा, ऐसा सोचो मत क्या होता है, उसके बारे में हम अच्छे चर्चा करेंगे। पर वो बेसिकली आपको यही बताता है कि उस एल्गोरिथम की ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्या है वो बताता है। उसको भी अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है। आप लोग तो बस ऐसे देखते हैं 2 लूप लिखा हुआ है फॉर, तो इसका मतलब है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, n² हो गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है कि इस एल्गोरिथम की ग्रोथ जो है वो है k² या फिर क्वाड्रेटिक ग्रोथ है, या n², जो भी आप लोग लिखें, ठीक है। चलिए अब इतना आप लोग समझ गए हैं, तो कोई एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, एसिम्प्टोटिक वर्ड के बारे में। ये हो गया ग्रोथ के बारे में। इस लेक्चर में आपको जो अभी तक समझाएं उसमें ये समझ में आना चाहिए कि ग्रोथ जो होता है एल्गोरिथम का वो डोमिनेट्स एवरीथिंग। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज समझ में आनी चाहिए। चलिए अब चर्चा करेंगे एसिम्प्टोटिक के बारे में। एक और चीज के बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी थी, जहां पे हमने इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया था, जहां पे हमने पाइथन और जावा में जो अलग अलग मशीन्स लग रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन किया था, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है कि हम पाइथन सीखें या जावा सीखें या सीपीपी सीखें, ठीक है। हो सकता है कि सीपीपी वाला जो डेवलपर हो वो बेसिकली n² एल्गोरिथम ही लिख पाता है ना। आप लोग हैं जो बेसिकली ऐसा एल्गोरिथम लिख पाता है जिसकी ग्रोथ बेसिकली k² है, ठीक है। आप पाइथन के एकदम मास्टर बन गए, एकदम बाप लेवल के डेवलपर बन गए और आप लोग ऐसा एल्गोरिथम लिख पा रहे हैं जिसका बेसिकली k ग्रोथ है, आउटपुट का k ग्रोथ है। और जावा वाला डेवलपर है वो भी कुछ एल्गोरिथम लिख पा रहा है जिसका कुछ ग्रोथ है। आपको क्या करना है, आपको इस बारे में इतनी चर्चा नहीं करनी है, इतना नहीं सोचना कि पाइथन ज़्यादा फास्ट है, जावा ज़्यादा फास्ट है, सीपीपी ज़्यादा फास्ट है। आप जो भी लैंग्वेज लेते हैं आपको क्या बनना है, उसमें एकदम एफिशिएंट इंजीनियर बनना है, एफिशिएंट इंजीनियर बनना है। और ऐसे एल्गोरिथम लिख पाने हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो बेसिकली एकदम कम रहे। इसीलिए कहा जाता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स जो आपका सब्जेक्ट होता है ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। आपका बिजनेस में आपको दिखाएं ऊपर कि 10,000 मशीन एक्स्ट्रा लग जा रहा है जस्ट बिकॉज कि हम लोग एक ऐसा इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम लिख पा रहे हैं जिसका n² या फिर k² ग्रोथ है। इसीलिए डीएसए जो है का पढ़ाई जो है डीएसए का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये थोड़ा सा एक बात बताना चाहते थे आपको कि लैंग्वेज इतना मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि आप अच्छा एल्गोरिथम डिज़ाइन कर पाए, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आ गया तो बढ़ते हैं एसिम्प्टोटिक की तरफ। चलिए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म की विच इज एसिम्प्टोटिक। आपने जब भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा होगा पहले या देखा होगा तो आपने इस टर्म के बारे में जरूर सुना होगा। चलिए अब इस टर्म को पूरा खोद के अच्छे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एसिम्प्टोटिक, व्हाट हैपेंस व्हेन द इनपुट बिकम्स वेरी लार्ज। जो भी आपका n है वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो क्या होगा आपके एल्गोरिथम में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है एसिम्प्टोटिक बिहेवियर है, उसमें 2 चीजों के बारे में हम बात करते हैं कि आपका एल्गोरिथम जो है लॉन्ग रन में कैसे बिहेव करेगा। लॉन्ग रन में मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है आप उसमें इनपुट बढ़ाएंगे, वो सब करेंगे, तो आपका एल्गोरिथम जो है कैसे बिहेव करेगा। What matters when n is huge? n जो है ना मतलब 10 पावर्स ऑफ 5, 6, 9 इस टाइप के ऑर्डर का है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी डेटा सेट होते हैं लाइफ में या फिर आपने देखे होंगे अलग अलग जगह, पेशेंट्स के कितने 1 बिलियन पेशेंट्स हैं या फिर फेसबुक के 1 बिलियन यूजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका n हो गया। ये n जो है बहुत बड़ा होता जाता है लॉन्ग रन में, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है यूजर्स जो है आपकी कंपनी जो भी है उसमें बढ़ते जाते हैं।
ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ये होता है कि क्या होगा जब इनपुट जो है बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। अब बताइए कि आप ये लार्ज एन के बारे में क्यों हम लोग सोचते हैं या फिर इसके बारे में केयर करते हैं। कोई भी कंपनी होती है, वो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है उसके बेसिकली यूजर्स जो होते हैं 10,000 हो जाते हैं, फिर वो बेसिकली 1,00,000 हो जाते हैं, फिर वो 1 मिलियन हो जाते हैं, फिर कभी कभी कुछ कुछ ऐप्स में 1 बिलियन यूजर्स भी है ना। तो सीन ये है कि भाई रियल सिस्टम्स जो भी आपकी ये कंपनी जो बनी हुई है, जब इसमें मान लीजिए 10-20 यूजर्स ही हैं तो वो तो आप अकेले ही मैनेज कर लेंगे, है ना। जो छोटा यूजर्स का सेट होता है ये आपके सिस्टम्स को इतना स्ट्रेस नहीं देता है। क्या स्ट्रेस देता है? लार्ज इनपुट्स, लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स साथ में आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, ये आपके सिस्टम्स को या कंपनीज को या फिर जो भी है उसको बेसिकली इंपैक्ट करती है। और इसी से आपका डिसाइड होता है कि आपके जो एल्गोरिथम्स लिखे हुए हैं, अगर एन जो है बहुत बड़ा है तो आपका एल्गोरिथम का परफॉर्मेंस, ये एल्गोरिथम आपका कैसे स्केल करेगा। अगर गंदे एल्गोरिथम लिखे हैं एन क्यूब वाले या फिर एन स्क्वायर वाले, नाउ वी नो दिस टर्म्स कि किस एल्गोरिथम का, किसी का के क्यूब का ग्रोथ रेट है, किसी का के स्क्वायर का ग्रोथ रेट है, तो हमको पता है कि ये एल्गोरिथम बहुत ही गंदा परफॉर्म करेगा। अगर क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर n मेरा बेसिकली 1 मान लीजिए मिलियन है तो कितना हो जाएगा 1 मिलियन क्यूब काइंड ऑफ मेरे वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंस्ट्रक्शन काउंट मेरे इतने हो जाएंगे, ठीक है, ये हमें पता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जो स्मॉल n का जो बिहेवियर होता है उसको जनरली इग्नोर करते हैं कि वो हमारे सिस्टम्स को इतना स्ट्रेस नहीं देता है, लेकिन लार्ज n जो होता है वो काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होता है आपके सिस्टम्स के लिए, आपके एल्गोरिथम्स के लिए भी। वहां पे आके हमने पहले भी देखा था कि छोटे इनपुट के लिए आपका एल्गोरिथम फेल नहीं होगा, चाहे आपने कितना ही गंदा लिखा हो। जैसे जैसे इनपुट बड़ा होता जाएगा आपका एल्गोरिथम साइलेंटली फेल होता रहेगा। तो इस चीज के बारे में हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि ये जो fn है, ठीक है, ये fn में जो बेसिकली n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 100 हमने लिख दिया, ऐसा करके कोई हमारा एल्गोरिथम है जो ये बेसिकली इतना इंस्ट्रक्शन काउंट है उसके, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जहां पे n को हम लोग बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, एक रियल नंबर जैसे 1,00,000 यूजर्स शायद हो सकते हैं ना, बहुत बड़ा कोई कंपनी हो रहा है तो उसके 1,00,000 यूजर सडनली से आ गए। इसकी अलग अलग वैल्यूज लिखने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए अब n जब 2 था, ये एक स्मॉल इनपुट था, n2 इज बेसिकली 2 यूजर, बेसिकली वैसा सोचो। तो इसके इसमें क्या हुआ, n स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 10n जो है आपका, ये जो n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 100 हम लोग जो लिखे थे, 10n जो आपका 20 हो जाएगा और 100 जो है वो तो 100 ही रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट क्या हो जाएगा इस एल्गोरिथम को रन करने का, 124 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, छोटा n के लिए ये 100 जो कांस्टेंट एक टर्म है वो काफी डोमिनेंट है ना। अब मान लीजिए हम लोग ने n को 1000 किया, जब हमने n को 1000 किया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लगभग 10 लाख हो जाएगा, 1000 इंटू 1000, हाँ 10 लाख हो जाएगा, है ना। 10n आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा और ये कांस्टेंट आपका 100 हो जाएगा। तो हम अब इस केस में हम ये देख रहे हैं कि काइंड ऑफ ये वाला एक टर्म और ये वाला एक टर्म थोड़ा सा डोमिनेंट हो गया, ये थोड़ा ज्यादा डोमिनेंट है पर ये भी डोमिनेंट है ना। टोटल इंस्ट्रक्शन काउंट में आपको ये दिख रहा है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ज्यादा डोमिनेंट है। मान लीजिए n हमने कर दिया 1,00,000 कर दिया, ठीक है, 1,00,000 कर दिया, तो 1,00,000 का ये कितना हो जाएगा, 1,00,000 में कितने हो जाएंगे, 1,00,000 स्क्वायर मतलब 10 और फिर उसमें 10 जीरोस हो जाएंगे, है ना, 10 जीरोस हो जाएंगे, 10 जीरोस मतलब 10 बिलियन काइंड ऑफ हो गया ये, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया 10n, तो आपने 1,00,000 दिया था, 1 2 3 4 5, तो ये आपके कितने हो जाएंगे 10 लाख हो जाएगा 10n, है ना, ये आपका हो गया 10 लाख यानी कि 1 मिलियन, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट ये 100 ही था, और उसके बाद ये जो आपका कुछ था 10 बिलियन 1 मिलियन एंड 10 ऐसा कुछ था, है ना। अब इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये वाला टर्म जो है मेरे टोटल वाले में ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है ना। तो ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं कि जैसे जैसे मेरा n बढ़ा जा रहा है, n बढ़ा रहे हैं हम लोग, n को एकदम बड़ा करते जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये बड़े वाले जो टर्म्स हैं इनका जो है ये काफी ज्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, और बाकी जो छोटे छोटे टर्म्स थे जहां पे बेसिकली n एक ही था या फिर कांस्टेंट था, इनका कोई इज्जत ही नहीं रहा, इनका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो ये है ना, यही एसिम्प्टोटिक आपका कहता है। एसिम्प्टोटिक ये कहता है कि जैसे जैसे n जो है बड़ा होते जा रहा है, इस केस में हम देख रहे हैं कि n स्क्वायर कंप्लीटली डोमिनेट्स, ये मेरा डोमिनेंट टर्म हो गया, और जो 10n जो था या फिर ये 100 था, ये कांस्टेंट जो है, ये 100 जो आपका कांस्टेंट या फिर 10n है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, बहुत एकदम छोटा हो गया उसके साथ। तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे n जो है हम बड़ा कर रहे हैं, हमारा n स्क्वायर जो है कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। फिर हमने देखा कि 10n और 100, जो कि 10n आपका यहाँ पे 1 मिलियन था या फिर 100 था, वो 10 बिलियन के सामने बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं, ऑल्दो ये वैल्यूज हैं, कुछ कुछ है इनका वेट, लेकिन 10 बिलियन n स्क्वायर जो है कुछ अलग ही जा रहा है भाई, और ये 10 बिलियन के सामने 1 मिलियन बहुत छोटा है या फिर 100 बहुत छोटा है ना। तो इस केस में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि जो पूरा एल्गोरिथम जो हमने लिखा था n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 100,
फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n, जैसे n मान लीजिए इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि n स्क्वायर जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है और 10n और 100 तो उसके सामने बहुत छोटा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एसिम्प्टोटिकली फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ n दिस फंक्शन बिहेव्स लाइक n स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट एसिम्प्टोटिक का एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम मींस। ठीक है, तो इसमें जो डोमिनेंट टर्म होता है हम उसी को लिखते हैं और बाकी जो टर्म्स होते हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, कि कुछ टर्म होंगे जब n जो बहुत बड़ा हो गया होगा वही डोमिनेट कर रहे होंगे, बाकी लोगों का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा। ये होता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। चलिए, इतना आप समझ गए हैं तो एक और चीजों के बारे में बात करते हैं। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इग्नोर्स कांस्टेंट्स एंड लोअर ऑर्डर टर्म्स। लोअर ऑर्डर टर्म्स मतलब 10n जो था, आपका 100 जो था, ये लोअर ऑर्डर टर्म्स को ये इग्नोर कर देता है। जैसे अगर आप n स्क्वायर था तो n स्क्वायर आपका डोमिनेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है ना, एंड फोकसेस ऑन द डोमिनेंट ग्रोथ टर्म एज n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। n टेंड्स टुवर्ड इंफिनिटी मतलब एज n बिकम्स वेरी 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 लार्ज। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एक थियोरेटिकल स्टडी है, एक थियोरेटिकल स्टडी है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि n जो है इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। n इंफिनिटी प्रैक्टिकल लाइफ में तो बिलियन यूजर्स होते हैं या फिर 10 बिलियन यूजर्स होंगे, इतने ही तो हमारे अर्थ में, उससे ज़्यादा तो क्या ही होंगे, है ना। लेकिन ये एक थियोरेटिकल स्टडी है और ये इस तरीके से पढ़ा जाता है कि जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इग्नोर कर देंगे कॉन्स्टेंट्स को या फिर जो भी टर्म्स है जो जिनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, एंड फोकसेस ऑन द डोमिनेंट ग्रोथ टर्म एज n टेंड्स टुवर्ड्स अ वेरी लार्ज वैल्यू और टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, अब अगर थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो इसका आप एनालॉजी देने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है जो हर दिन बेसिकली n स्क्वायर काइंड ऑफ स्टडी करता है, ठीक है ना, ऐसे ही बस समझिए, है ना। और एक और स्टूडेंट है बी स्टूडेंट बेसिकली n स्क्वायर प्लस 100 कुछ स्टडी करता है, ठीक है। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली बेसिकली 0 पे होगा ये अपना स्टूडेंट ए और अपना स्टूडेंट बी कहाँ होगा, अगर 0 पे हम है तो स्टूडेंट का बी का क्या हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 100, तो यहाँ बेसिकली 100 पे पहुंचा होगा, ठीक है ना। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, मान लीजिए 10 दिन बाद ये स्टूडेंट कहाँ पे पहुंचा होगा, ये स्टूडेंट बेसिकली अगर मान लीजिए 10 दिन बाद का बात कर रहे हैं ना, तो 10 दिन बाद ये पहुंचा होगा 100 पे, है ना। और बी वाला कहाँ पहुंचा होगा 10 दिन के बाद, बी वाला 10 दिन के बाद पहुंचा होगा 200। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि 1000 दिन हो गया, पढ़ाई कर रहा है, दोनों एकदम सेम, ये डोमिनेंट टर्म जैसा उतना कर रहा है, और ए कहाँ पहुंचा होगा, ए पहुंच गया आपका होगा आपको यहाँ पे बेसिकली A100 और 1000, 10 लाख, है ना। इसने बेसिकली मान लीजिए इतने पॉइंट्स कुछ या फिर इतना कुछ गेन कर लिया, ठीक है। और अगर बी के बारे में चर्चा करें तो बी ने कितना कर लिया होगा, उसने भी बेसिकली 10 लाख और 10 इतना किया होगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, दोनों का मतलब जो है ना, मतलब ये कर रहा है n स्क्वायर, ये n स्क्वायर प्लस 100 पढ़ाई कर रहा है, वो n स्क्वायर पढ़ाई कर रहा है। लेकिन ये चीज है कि एक टाइम के बाद बेसिकली ये होगा, कि दोनों अगर सेम तरीके का पढ़ाई कर रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा बहुत कम होता जाएगा। इवन दो इनिशियली हमें दिख रहा है कि बी जो है ए से 100 आगे है, कोई एक बच्चा है जो सारा चीज पढ़ रखा है और आपसे 100 स्टेप्स आगे है, लेकिन आप भी उसी की तरह उतनी ही मेहनत करते जाएंगे तो होगा क्या, एक टाइम के बाद जो डिफरेंस है उसमें और आप में, वो डिफरेंस बहुत कम दिखने लगेगा। ये है मेन मुद्दा, ठीक है ना। तो एट फर्स्ट ऐसा आपको लगेगा कि जो दूसरे बच्चे हैं वो आपसे 100 कदम आगे हैं, लेकिन अगर आप भी उन्हीं की तरह मेहनत करेंगे या फिर आप उनसे थोड़ी और ज्यादा मेहनत करेंगे तो हो सकता है लेटर ऑन क्या होगा, दोनों बेसिकली एकदम सिमिलर तरीके का दोनों को रिजल्ट दिख रहा होगा, और ये भी दिख रहा होगा सिमिलर तरीके की पढ़ाई भी हम लोग कर रहे हैं और एकदम वहां पहुंच गए, दोनों में डिफरेंस जो है बहुत कम है ना। तो एक्स्ट्रा जो 100 था जो वो पहले शुरू किया था वो एकदम इररिलेवेंट हो जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं हो। जब n जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे, जब आप इसी चीज को n स्क्वायर एफर्ट को ही लगातार करते रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको दिखेगा कि उसमें और आप में कुछ भी डिफरेंस नहीं, और जो 100 का उसको एक हेड स्टार्ट मिला था वो भी बहुत कम है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिम्प्टोटिकली हम लोग कह सकते हैं कि दे स्टडीज एट द सेम स्पीड विच इज बेसिकली n स्क्वायर, है ना। और एसिम्प्टोटिक में हम लोग क्या कहते हैं, लोअर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देते थे, कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते थे। यहाँ पे क्या था हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 100 था, तो इसको बेसिकली इग्नोर कर दीजिए, और बेसिकली हो क्या गया कि दे बोथ द स्टूडेंट्स काइंड ऑफ स्टडीज एट द सेम स्पीड, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। एसिम्प्टोटिक का मतलब analyzing how an algorithm behaves as the input size grows very very large, ignoring the constants and the lower order terms.
ये होता है हमारे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का डेफिनेशन। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है तो उसका बताइएगा, एनालाइजिंग हाउ द एल्गोरिथम बिहेव्स एज द इनपुट ग्रोज वेरी वेरी लार्ज, we ignore the constants and we also ignore the lower order terms and we keep only the dominant term. This is the main crux of the asymptotic analysis of algorithms. ठीक है, एसिम्प्टोटिक एनालिसिस का मेंटल मॉडल एक समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आपका कोई फंक्शन है जो कि ये है n क्यूब प्लस 10n स्क्वायर प्लस 10n स्क्वायर प्लस 100n प्लस 20, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, जूम आउट करिए और देखिए कि कौन सा जो टर्म है जो लॉन्ग टर्म या फिर बड़ा है, डोमिनेंट है, ठीक है। इसको जूम आउट करिए और समझिए, तो आपको दिखेगा कि हाँ यार जैसे जैसे n बढ़ाएंगे ये 20 वाला हट जाएगा, ये 100n हट जाएगा, 100 स्क्वायर 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर हट जाएगा, n जब बहुत 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 बड़ा कर देंगे तो ये n क्यूब जो है ये बेसिकली मेरा सबसे बड़ा वाला डोमिनेंट टर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको समझा करें। चलिए, अब इतना तो आप कह दिए भैया, लेकिन आप ना हमको थोड़ा सा एक चीज में बुद्धू बनाए हैं। हम बोले कि क्या आप बुद्धू बनाए, तो आप बोलेगा कि आप ना ये स्टार्टिंग वाला जो n स्क्वायर था ना उसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं रखे, बाकी जगह आप रखे 10n प्लस 2 ऐसे रखे, n क्यूब वाले में भी आप ना n क्यूब रखे और फिर n स्क्वायर में 100n स्क्वायर रखे और वहां पे 10n रखे और फिर ऐसे 5 करके जो भी ऊपर बनाए थे वो रखे, लेकिन आप इसके आगे कांस्टेंट नहीं डाले। अब इस कांस्टेंट को भी इग्नोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ओके, दिस इज फाइन, वी इग्नोर द अदर लेस डोमिनेंट टर्म्स, बट व्हाट अबाउट द कांस्टेंट इन फ्रंट ऑफ द मेन ग्रोथ टर्म, और मेन ग्रोथ टर्म हमारे यहाँ पे n क्यूब है ना। इसमें हो सकता है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला होता 3n क्यूब प्लस 10n स्क्वायर प्लस 100n प्लस 50, है ना। तो उसके हिसाब से हमने लोअर ऑर्डर टर्म्स इग्नोर कर दिए, हमने कॉन्स्टेंट्स इग्नोर कर दिया, पर ये जो टर्म है 3n क्यूब, इसका ये कांस्टेंट हम इग्नोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने यहां पे दो फंक्शंस ले रखे हैं। एक फंक्शन हमने f ऑफ n ले रखा है 5n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 100, एक फंक्शन हमने ले रखा है gn जो कि n स्क्वायर है, ठीक है। तो हम ये दोनों फंक्शंस का ग्रोथ ट्रेंड बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। द कांस्टेंट इन फ्रंट ऑफ द डोमिनेंट टर्म डज नॉट चेंज द ग्रोथ पैटर्न। ये मेन चीज हमें समझना है कि ये जो डोमिनेंट टर्म है इस केस में क्या है, हमारा डोमिनेंट टर्म इस fn में ये n स्क्वायर हमारा डोमिनेंट टर्म है, ठीक है। और ये gn में हमारा डोमिनेंट टर्म सीधा सीधा दिख रहा है एक ही है, तो वो n स्क्वायर ही होगा। द थिंग जो हम लोग प्रूफ करेंगे वो ये प्रूफ करेंगे, द कांस्टेंट इन फ्रंट ऑफ द डोमिनेंट टर्म डज नॉट चेंज द ग्रोथ पैटर्न, ठीक है। सो एसिम्प्टोटिकली वी इग्नोर इट, इसको हम इग्नोर इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे ग्रोथ पैटर्न को चेंज नहीं करता। अब वो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमने लिखा हुआ है fn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 100। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस के हिसाब से हम ये 10n को और 100 को इग्नोर कर देंगे, है ना। तो होगा क्या, हमारे पास बचेगा केवल f ऑफ n इज इक्वल टू 5n स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए कि इनपुट हम लोगों ने लिया n, एक n लिया, तो n के लिए क्या हो जाएगा, वो हमारा आउटपुट होगा 5n स्क्वायर, ठीक है। एक बार हम इनपुट को ले लेंगे 10n, तो 10n को इनपुट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें n की जगह हमें इसको 10n करना पड़ेगा और ये इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 100n स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 500n स्क्वायर, ठीक है ना। तो मतलब इनपुट के 10 की ग्रोथ की हमने, है ना, k ग्रोथ की मान ले या फिर 10 की ग्रोथ करी हमने इनपुट की, तो हमारा आउटपुट में क्या ग्रोथ आया, आउटपुट में हमारा ग्रोथ आया 5n स्क्वायर से 500n स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ग्रोथ हमारी क्या आई आउटपुट में 500 n स्क्वायर डिवाइड बाय 5n स्क्वायर, तो ग्रोथ की हमारे आई आउटपुट के वो आई 100x का ग्रोथ आया, इस केस में 10x का ग्रोथ आया। तो अगर k का हमारा ग्रोथ था तो 10x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब हमें k स्क्वायर की ग्रोथ मिली। तो इसका मतलब है कि इस वाले में ये वाला जो 5n स्क्वायर प्लस 10 था, इस एल्गोरिथम में हमें ग्रोथ कितने की मिली, ग्रोथ मिली हमें 100x की, और पैटर्न हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक ग्रोथ हुआ हमारा k स्क्वायर, कि अगर हमने 10x को इनपुट को बढ़ाया, k इनपुट अगर हमने बढ़ाया है तो हमें k स्क्वायर की ग्रोथ दिख रही है आउटपुट में। दूसरा वाला एल्गोरिथम लेते हैं, इसमें मान लीजिए gn आपका n स्क्वायर है, एक बार इनपुट आपने n ले लिया और आपने इनपुट एक बार 10n ले लिया, तो 10n के हिसाब से क्या हो जाएगा, gn 10n का स्क्वायर, है ना, मतलब n का स्क्वायर, लेकिन n की जगह इनपुट क्या हो गया 10n हो गया ना भाई, तो 10n क्या हो जाएगा वो आपका 100n स्क्वायर। अब वापस से देखिए आउटपुट का ग्रोथ, देखिए आउटपुट का अगर ग्रोथ देखेंगे तो क्या आया था, पहले n स्क्वायर आया था, n के लिए, n इनपुट के लिए ग्रोथ आपका n स्क्वायर था, और 10n इनपुट के लिए 100n स्क्वायर आया। इनपुट में आपने ग्रोथ क्या करी, इनपुट में आपने ग्रोथ करी k की, तो मान लीजिए 10x का इनपुट का ग्रोथ किया आपने, है ना, 10 से 10n गए हो। आउटपुट में क्या है, आउटपुट का ग्रोथ हो गया आपका k स्क्वायर, है ना, k स्क्वायर मतलब 10x का इनपुट का ग्रोथ किया था, तो ये कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, 100x आउटपुट का ग्रोथ आया, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे भी हमें जो ग्रोथ पैटर्न दिखा वो भी क्वाड्रेटिक दिखा, यहां भी जो हमें ग्रोथ पैटर्न दिखा इस एल्गोरिथम में वो भी हमें k स्क्वायर
यानी कि क्वाड्रेटिक ही दिखाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्गोरिथम जो अपने आप में जो एक था और ये एल्गोरिथम जो अपने आप में था, दोनों का ग्रोथ पैटर्न जो है सेम है, और उस ये कांस्टेंट का जो भी है 5 बैठा है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 10 बैठा होता, कुछ भी बैठा होता, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। और दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। वी आर इंटरेस्टेड इन द ग्रोथ का ट्रेंड या फिर ग्रोथ का पैटर्न, और यही आपका होता है किसी भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में, यही ज्यादा मैटर करता है कि इनपुट अगर बहुत बड़ा होगा, वर्स्ट केस में मेरा ग्रोथ का ट्रेंड क्या है वो हमें जानना होता है। ऐसा नहीं होता कि 2 लूप लिख दिए हैं उसका बेसिकली n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्स, वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो ट्रेंड के बारे में समझना बहुत जरूरी है, ट्रेंड कैसे बढ़ता है, और यही आपका केवल यहाँ पे नहीं हेल्प करेगा, डीएसए वीएसए आपका एचएलडी में भी हेल्प करता है, अलग अलग जगह हेल्प करता है आपको। ये बताता है कि आपके एल्गोरिथम्स को अगर आप लोग बढ़िया बना दें तो आपका आधा से ज्यादा काम वही खत्म हो जाता है। बाद में तो क्या है, कुछ डब्बे बनाने, कहीं कैश लगा दो, कहीं कुछ लगा दो, वो सब चीजें होती रहती है। चलिए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर ये पॉइंट है। इसीलिए डीएसए जो है इतना इंपॉर्टेंट है। इंसान को अच्छा एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए और उस एल्गोरिथम का एनालिसिस करना भी आना चाहिए, और अलग अलग उसे वो भी बताना चाहिए कि अलग अलग एल्गोरिथम है, इसको कंपेयर करके हम देखें कि A2 मेरा सबसे बढ़िया है। ये होता है आपका डीएसए। डीएसए ये नहीं होता कि बाइनरी सर्च पढ़ लिए, कि लीनियर सर्च पढ़ लिए, लिंक लिस्ट पढ़ लिए, ये नहीं होता है। ये होता है आपका प्रैक्टिकल लाइफ का डीएसए। इस तरीके से किया जाता है इंजीनियरिंग के टाइम, है ना। तो इसमें हमने ये समझा कि ये जो कांस्टेंट फाई जो आगे लगा हुआ है यहाँ पे फाई n स्क्वायर में, डोमिनेंट टर्म में, ये हमारे ग्रोथ के ट्रेंड को नहीं बदलता है। यहां पे भी ग्रोथ का ट्रेंड हमारा क्वाड्रेटिक था और यहां पे भी ग्रोथ का ट्रेंड हमारा क्वाड्रेटिक था। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने का। और इसीलिए क्योंकि ग्रोथ ट्रेंड जो है सेम है, तो बेसिकली हम यहां पे इस कांस्टेंट को भी इग्नोर कर सकते हैं, वो उसको इंपैक्ट नहीं कर रहा है ग्रोथ के ट्रेंड को। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और वे है इसको समझने का कि जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस आपका होता है वो काइंड ऑफ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो आप कह सकते हो भैया यहाँ पे यार फाई n स्क्वायर इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं, यहाँ पे n स्क्वायर इंस्ट्रक्शंस लग रहे हैं, तो प्रैक्टिकली तो ये फाई n स्क्वायर ज्यादा बेटर हुआ, ये फाई n स्क्वायर ज्यादा घटिया हुआ है ना, क्योंकि ये 5000 इंस्ट्रक्शंस लेगा, 50,000 इंस्ट्रक्शन लेगा जब n बेसिकली 100 है, और ये n स्क्वायर जो है बेसिकली आपका कितना लेगा, ये बेसिकली आपका 10,000 इंस्ट्रक्शंस लेगा जब n इक्वल टू 100 है ना, जब n इक्वल टू 100 है। तो इसमें तो 40,000 इंस्ट्रक्शंस का तो डिफरेंस है ही, 40,000 इंस्ट्रक्शंस का डिफरेंस तो है ही। तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो आपकी ये फाई n स्क्वायर और ये n स्क्वायर जो है काइंड ऑफ सिमिलर है? हम नहीं कह रहे कि ये सिमिलर है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इस एल्गोरिथम का ग्रोथ ट्रेंड और इस एल्गोरिथम का ग्रोथ ट्रेंड जो है वो बेसिकली क्वाड्रेटिक है, वो बेसिकली क्वाड्रेटिक। और यही एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बोलता है, वो ये बोलता है कि इफ आई कीप स्केलिंग द प्रॉब्लम, if I keep scaling the problem, does one algorithm eventually become unstable compared to the other? तो हमें ये आंसर करना है कि हमारा जो एल्गोरिथम है, मान लीजिए A1 वाला जो हम लिखे थे उसका था वो फाई n स्क्वायर, और A2 जो हम लिखे थे जिसको हम लिखे थे n स्क्वायर। तो हाँ ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली हमारा ये जो A2 है ये बेसिकली A1 से बड़ा अच्छा है ना, क्योंकि ये बेसिकली कम टाइम लेगा। अब आप n को कितना ही बढ़ाइए, आप n को बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, आप ये देखेंगे कि A1 और A2 में जो रिलेटिव डिफरेंस है वो क्या है, वो हमेशा 5 रहेगा, ठीक है ना। आप मान लीजिए n को मान लीजिए आप कर दिए 1000 कर दिए, और A1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, A1 का वैल्यू आ जाएगा 5 3 0 और 3 0। A2 का क्या आ जाएगा, A2 का आ जाएगा 1 3 0 और 3 0, ठीक है। आप n को 10,000 कर दीजिए, आप n को 10,000 कर दीजिए, A1 के लिए क्या हो जाएगा, A1 के लिए हो जाएगा 5 1 2 3 4 1 2 3 4। A2 के लिए क्या आ जाएगा 1 1 2 3 4 1 2 3 4। रिलेटिव डिफरेंस क्या होगा, रिलेटिव जो भी रिलेटिव है वो हमेशा फिक्स ही रहा, रिलेटिवली वो फिक्स ही रहे। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जा रहे हैं, A1 जो है रिलेटिवली A2 से और बदतर नहीं हो रहा है, और बदतर नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जा रहे हैं, ये A1 जो है A2 के रिलेटिव में और बदतर नहीं हो रहा है। वो जो एक जो भी इनका रिलेटिव है वो 5, वो एक फिक्स्ड ही है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये A1 और A2 जो है they belong to the same class of algorithms with quadratic growth,
ऐसा कभी नहीं कहें कि A1 और A2 सिमिलर है। हम बस ये पॉइंट करना चाह रहे हैं कि ये दोनों एल्गोरिथम दे बिलोंग टू द सेम ग्रोथ क्लास क्वाड्रेटिक। ये है मेन ग्रोथ ट्रेंड क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता, A1 जो होता मान लीजिए n क्यूब होता, A2 जो आपका वो n स्क्वायर होता। जब आपका n जो है मान लीजिए 1000 है, ठीक है, n जब है 1000 है, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 क्या है आपका n क्यूब है, तो बेसिकली 10 पावर 9। A2 क्या हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा 10 पावर 6। इस टाइम पे क्या आया, ये आया 1000। रिलेटिवली A1 जो है 1000 टाइम वर्स है A2 से। अब मान लीजिए आप लोग कर दीजिए n को, कर दीजिए 10,000 कर दीजिए, 10,000 कर दीजिए, तो A1 बाय A2 क्या हो जाएगा, A1 आपका हो जाएगा 10,000 की है ना, तो 10 पावर 12 और A2 क्या हो जाएगा n स्क्वायर, तो मतलब 10 पावर 8। इस टाइम A1 जो है आपका 10,000 टाइम्स बैड हो गया, मतलब 10 पावर 4 टाइम्स बैड हो गया A2 के कंपैरिजन। इस केस में वो 10 पावर 3 टाइम्स बदतर हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम A को n को बढ़ा रहे हैं, रिलेटिवली A1 और बदतर हो जा रहा है जब A1 आपका n क्यूब है और A2 आपका n स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों अलग अलग ग्रोथ ट्रेंड, जो भी आपका वो है ग्रोथ ट्रेंड वाला, उसको ये बिलोंग करते हैं। एक बेसिकली क्यूबिक को बिलोंग करता है और एक बेसिकली क्वाड्रेटिक को बिलोंग करता है। हम कभी भी ये नहीं बोले कि इस केस में A1 और A2 जो 5n स्क्वायर या n स्क्वायर की ये दोनों सेम एल्गोरिथम है, ये नहीं कहता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। हमें बस ये पता करना है कि वाई कीप स्केलिंग द प्रॉब्लम डस वन एल्गोरिथम इवेंचुअली बिकम अनस्टेबल कंपेयर टू द अदर। और वो आप लोग कैसे पता करिएगा, डिवाइड करके देख लीजिए A1 को A2 से। अगर इनका जो ये रिलेटिव डिफरेंस है कि A1 बेसिकली इनिशियली 5 टाइम्स बदतर था A2 से, जब बेसिकली n को बढ़ाए तब भी A1 बेसिकली 5 टाइम्स बदतर ही है A2 से। तो वो जो बदतरनेस है उसका वो बेसिकली बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली A1 और A2 जो है सेम क्लास ऑफ वो ग्रोथ ट्रेंड को बिलोंग करते हैं, इन दिस केस क्वाड्रेटिक, वो जो उसका प्रूफ हम आपको ऊपर दिए थे, ठीक है ना। तो अब आपको यह समझ में आ गया है कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की वजह से हम लोग कोई भी फंक्शन का जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन काउंट डिराइव किए होते हैं उसका कांस्टेंट इग्नोर कर सकते हैं, उसका ये आगे वाला जो है ये लोअर टर्म्स इग्नोर कर सकते हैं, मेन ग्रोथ टर्म रहेगा और उसका कांस्टेंट भी इग्नोर कर सकते हैं। ये सारा चीज का आपको प्रूफ समझाएं, ये हमारा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहता है, ठीक है ना। अब आपको इतना ये सब समझ में आ गया है, तो हम लोग अब बात करेंगे कल या परसों हमारे जो वो टूल्स होते हैं थीटा, बिग ओ और थीटा और बेसिकली ओमेगा, इनके बारे में कि ये बेसिकली क्या होते हैं। एंड ऑफ द डे यही है कि बेसिकली आपका ये जो एल्गोरिथम FN या फिर GN जो आप लोग बनाए n स्क्वायर वाला, तो ये बेसिकली n स्क्वायर क्लास ऑफ एल्गोरिथम्स को बिलोंग करते हैं, ये ग्रोथ ट्रेंड वाले इन क्लासेस को बिलोंग करते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मजा आ रहा हो तो बताना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, और कुछ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल सवाल पूछिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप सबका एक्सेस है, उसमें भी बात करिए। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय।